In this class, we'll study about the various immunodeficiency diseases, and after that, we'll be studying cancer, and thereafter the drugs and alcohol abuse part. So in the previous lecture, we have studied about the various types of immunity, and now here we have to understand what are the immunity disorders. And for example, AIDS is a sort of immunity disorder. So we'll start from that. So the first type of immunity deficiency is called primary immunodeficiency diseases. So immunodeficiency diseases are like the conditions where the immune system of the body gets weakened. यहाँ पर हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, बीमारी से लड़ने का जो हमारा एबिलिटी होता है वो कमजोर हो जाता है. Therefore we are very prone to infections, that is कोई भी बीमारी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या प्रोटोजोअल इन्फेक्शन या नॉर्मल कोई भी इन्फेक्शन हो जो काफी इजीली ट्रीट हो सकता है वो यहाँ पर इजीली ट्रीट नहीं हो पाता है. Why? Because our immune system has become deficient. That is why it is being termed as immunodeficiency diseases. Now the first type is primary deficiency diseases. So these are present right from the birth. इस बीमारी में क्या होता है कि जन्म से ही एब्सेंट होता है हमारा जो लिम्फोसाइट्स होता है, दैट इज बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट. इस केस में जन्म से ही एब्सेंट होता है. इसका एक एग्जांपल है SCID. SCID मींस सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज. सो दैट हैपेंस इन द केस ऑफ प्राइमरी, और यहां पर बी और टी लिम्फोसाइट्स आर एब्सेंट. So after this we have to understand the secondary immunodeficiency diseases. So what happens here is that due to some dietary malnutrition causes, otherwise some infection or due to some other causes, यहाँ पर क्या होगा कि जो इम्यून सिस्टम है वो ब्रेक डाउन कर जाएगा या फिर इम्यूनिटी वीक हो जाएगा. तो यहां पर किसी दूसरे कारण से, दैट इज नॉन बर्थ डिफेक्ट है ये, यहां पर या तो हमारे बॉडी को अगर विटामिन सी नहीं मिलेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है. अगर हमारे बॉडी में कुछ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है, यानी कि ऐसे ड्रग्स जो हमारे सेल्स के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं, अगर वैसे ड्रग्स है, या फिर इन्फेक्शन, अगर हमें वायरस का इन्फेक्शन लग गया जैसे HIV का इन्फेक्शन लग गया तो उससे एड्स हो सकता है. और फिर है इसका दो एग्जांपल हमें पढ़ना है, दैट इज हॉजकिंस डिजीज, दैट इज अ फॉर्म ऑफ लिम्फोमा, एंड द अदर इज एड्स. एड्स हमें डिटेल में पढ़ना है. एंड नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ मेल न्यूट्रिशन और साइटोटॉक्सिक ड्रग्स के अलावा जो इन्फेक्टिव पार्ट है, दैट इज जो वायरस की वजह से इन्फेक्शन होता है, दैट इज वी हैव टू स्टडी अंडर एड्स. So AIDS stands for acquired immunodeficiency syndrome. We have to study AIDS in detail. It stands for acquired immunodeficiency syndrome.
इट इज कॉज्ड बाय HIV. HIV stands for Human Immunodeficiency Virus. Apart from that, we also have to understand the transmitting types or the ways of transmission. So, एक इंसान से दूसरे इंसान तक एड्स कैसे फैलता है वो हमें पढ़ना है. So, transmission is a very important part. यहाँ पर first and most important is unprotected sexual contact with an infected person. सो बेसिकली ये जो ट्रांसमिशन होता है HIV का या एड्स का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन. यहाँ पर दूसरा जो टाइप है दैट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन. अगर एक इंसान का ब्लड जिसे HIV एड्स है तो अगर उसका ब्लड दूसरे को ट्रांसफ्यूज कर दिया जाएगा तो बीमारी यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा. लाइकवाइज ऑर्गन ट्रांसप्लांट होगा क्योंकि ऑर्गन में लिम्फोसाइट्स होंगे, लिम्फोसाइट्स के थ्रू वो ट्रांसफर हो सकता है. उसके बाद है यूज ऑफ रेजर्स नीडल्स व्हिच हैव बीन यूज्ड बाय द एड्स पेशेंट. रेजर्स पे हम लोग जब भी शेविंग करते हैं तो थोड़ा सा हो सकता है ब्लड लग जाए वहां पर, तो अगर किसी HIV पेशेंट ने यूज किया है उस रेजर को तो उसे एक नॉर्मल पेशेंट अगर यूज करता है या नॉर्मल इंसान यूज करता है तो वहां पर वो फैल सकता है. उसके अलावा जो नीडल्स होते हैं यानी कि नीडल्स जिसे हम इंजेक्शन देते हैं या फिर अदरवाइज कोई भी नीडल जो बॉडी में पियर्स कर चुका है HIV पेशेंट के, तो वहां का जो नीडल किसी और ने यूज किया है तो वैसे भी ट्रांसफर हो सकता है. एंड द मोस्ट कॉमन टाइप इज थ्रू ब्लड एंड सीमेन. यानी कि अगर HIV पेशेंट के ब्लड के साथ कोई भी चीज कांटेक्ट में आया है तो वो किसी भी नॉन एड्स पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए. यानी कि मेनली थ्रू ब्लड एंड सीमेन HIV का ट्रांसमिशन होता है, चाहे वो किसी भी सब्सटेंस के थ्रू हो, चाहे नीडल हो, रेजर हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, सेक्सुअल कांटेक्ट. सेक्सुअल कांटेक्ट में क्या होता है, सीमेन का ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पे भी सीमेन की वजह से हो रहा है तो मेनली ब्लड और सीमेन के थ्रू जाएगा, चाहे उसका मेथड ऊपर में से चारों में से कोई भी मेथड हो. लेकिन जो मेन क्रक्स है यहाँ का क्या है कि ब्लड और सीमेन के थ्रू एड्स का फैलना होता है एक इंसान से दूसरे इंसान तक. अब हमें HIV वायरस के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है कि ह्यूमंस के अंदर वो कैसे एंटर करता है एंड उसके बाद क्या क्या वो फंक्शन परफॉर्म करता है. So first of all we'll study about HIV, that is जो वायरस होता है HIV का, वो वायरस कैसा होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है.
सो HIV एक रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ये वैसे वायरस होते हैं जिनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम होता है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जो हमने डीएनए में देखा था, जेनेटिक्स में देखा था कि डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से अगर डीएनए का बनना हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की जरूरत होती है, तो वो इसके पास होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज कवर्ड बाय 2 प्रोटीन कोड्स, एंड हम लोग इसके डायग्राम में इसके अदर प्रॉपर्टीज देखेंगे। सो ये वायरस का एक नॉर्मल सा डायग्राम है। So this is the normal diagram of the virus. Now we have to understand कि इसके parts कौन कौन से हैं और उनमें का जो main function होता है वो क्या है। तो first of all आप लोग जो ये बाहर साइड देख रहे हो that is called glycoprotein spikes। यानी कि ये सारे जो बाहर की ओर ब्लॉब जैसा स्ट्रक्चर है that is called glycoprotein spikes। उसके बाद ये दोनों जो लेयर है दैट इज द आउटर मोस्ट 2 मेम्ब्रेन्स, दोज आर द नॉर्मल लिपिड मेम्ब्रेन्स, दिस वन एज वेल एज द इनर वन, सो दैट इज बाइलेयर लिपिड मेम्ब्रेन। उसके बाद जो ये और ये दो कोट्स हैं, दोज आर द प्रोटीन कोट्स। सो अ सिंगल वायरस हैज 2 प्रोटीन कोट्स। So this virus is protected by these 2 protein codes. These 2 protein codes are highly resistant and they protect the inner genetic
मटेरियल। नाउ वी हैव सीन कि यहाँ पर दो आइडेंटिकल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फिलामेंट्स है, यानी कि ये जो दो एस जैसे स्ट्रक्चर हैं, व्हाट आर दीज? दीज आर दो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फिलामेंट्स। So these two are RNA filaments. Now this dot-like structure is the reverse transcriptase enzyme. यहाँ पर हमने देखा है कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी है, तो ये जो दो डॉट जैसा स्ट्रक्चर है दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। And also this one, these both are reverse transcriptase enzymes. So these are the normal components of this HIV virus, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है उसका ये नॉर्मल सा कंपोनेंट्स है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स है दोज आर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, यानी कि वो वैसे प्रोटीन्स है जिनमें ग्लाइको या कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। उसके बाद जो बाइलिपिड मेम्ब्रेन है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बट दैट इज नॉट फॉर्म्ड बाय द वायरस, दैट इज स्टोलन और दैट इज डिराइव्ड और दैट इज टेकन फ्रॉम द होस्ट। एंड आफ्टर दैट ये जो प्रोटीन कोट है वो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, और ये जो बाइलिपिड मेम्ब्रेन था वो उस वायरस में जिस होस्ट को वो इन्फेक्ट करेगा उससे वो आता है। उसके बाद है आरएनए फिलामेंट जो कि उस वायरस का जेनेटिक मटेरियल था। जेनेटिक्स में हमने देखा था कि कुछ वायरसेस में जो आरएनए होता है वही जेनेटिक मटेरियल होता है। यहाँ पर ये वही वायरस है जिसमें कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, यहाँ पर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। अब यहाँ पर इसमें कुछ सर्टेन प्रोसेसेस होंगे, उन प्रोसेसेस को हमें देखना है कि सीक्वेंस में कैसे कैसे इस आरएनए से डीएनए बनेगा, उससे न्यू सेल में जाएगा, न्यू सेल से कैसे वो इन्फेक्ट करेगा और क्या क्या सिम्टम्स होंगे। अब हम लोग देखेंगे कि वो जो वायरस है वो बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद क्या क्या प्रोसेसेस करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो वायरस एंटर करेगा, वायरस एंटर्स एंड रीचेस मैक्रोफेजेस। पिछले क्लास में हमने देखा था कि जो मैक्रोफेजेस था वो एक तरह का WBC दैट इज मोनोसाइट्स में मॉडिफिकेशन से बना था। मैक्रोफेजेस में एंटर करने के बाद ये वायरस अपना खुद का डीएनए फॉर्म करता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वायरस हमारे बॉडी में एंटर करने के बाद हमारे मैक्रोफेजेस में गया।
मैक्रोफेजेस में जाने के बाद वायरस के पास तो अपना डीएनए था नहीं, तो वायरस ने क्या किया कि वो अपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से न्यू डीएनए सिंथेसाइज कर लिया अपने ही आरएनए से। अब वायरस का जो डीएनए बना वो डीएनए जाके हमारे मैक्रोफेजेस के डीएनए के साथ एसोसिएट हो जाएगा और वहां से वायरस खुद से हमारे सेल के अंदर रह के अपना न्यू वायरस पार्टिकल्स क्रिएट करेगा। दैट इज हमारा मैक्रोफेजेस एक तरह का वायरस का फैक्ट्री का काम करेगा, वहां पे हमारा ही बॉडी का सेल अब न्यू वायरस बनाएगा। तो वायरसेस जो मैक्रोफेजेस के अंदर चला गया था, वो वायरस अब क्या करेगा, न्यू वायरस बनाएगा। उसके बाद क्या होगा कि न्यू वायरस उस मैक्रोफेजेस से निकल के टी हेल्पर लिम्फोसाइट में चला जाएगा। हमने पिछले क्लास में देखा था कि टी हेल्पर लिम्फोसाइट क्या होता है और यही बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी बनवाता है। तो अगर ये टी लिम्फोसाइट पे अटैक किया तो टी लिम्फोसाइट भी थोड़े टाइम के बाद रप्चर करेगा और टी लिम्फोसाइट का नंबर रिड्यूस हो जाएगा और टी लिम्फोसाइट के बिना बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी तो बना ही नहीं सकता है। तो अल्टीमेटली टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का जो नंबर है या इफेक्ट है बॉडी में बहुत कम हो जाएगा, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत लो या इम्यून सिस्टम का ब्रेकडाउन हो जाएगा हमारे बॉडी के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टी हेल्पर लिम्फोसाइट था उनका नंबर कम हो जाएगा, जिसके बिना बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बना ही नहीं पाएगा। तो अगर एंटीबॉडी नहीं बनेगा तो हमारा बॉडी फाइट कैसे करेगा वायरस के साथ, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसी की वजह से जिस इंडिविजुअल को ये होगा वो बार बार नॉर्मल बीमारियों से भी नहीं लड़ पाएगा और उसको बार बार कोई ना कोई बीमारी होते रहेगा।
तो जो बीमारी नॉर्मली इंसान को नहीं होता वो बीमारी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बॉडी का इम्यून सिस्टम ही ब्रेक डाउन कर जा रहा है। तो डेथ जो एड्स में होगा उसमें जो मेन डेथ होगा दैट विल नॉट अकर बिकॉज ऑफ एड्स बट बिकॉज ऑफ सम अदर डिजीज दैट कुड नॉट बी ट्रीटेड ड्यू टू एड्स। यानी कि जो बीमारी वैसे ट्रीट हो जाता है एड्स की वजह से वो बीमारी ट्रीट नहीं हो पाएगा, इसीलिए एड्स की वजह से डेथ होता है। तो इन सब चीजों की वजह से जो सिम्टम्स होते हैं बॉडी में वो नॉर्मली हम लोग देख लेते हैं। फीवर सबसे कॉमन सिम्टम्स है, रिपीटेड इन्फेक्शंस, सो दीज आर द नॉर्मल कॉमन सिम्टम्स ऑफ एड्स। अब इसके बाद ये सारे सिम्टम्स के अलावा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है ब्रेक डाउन हो रहा है, तो बॉडी भी एज अ होल ब्रेक डाउन कर रहा होता है जिसकी वजह से अल्टीमेटली डेथ हो जाता है। तो डेथ डायरेक्टली एड्स की वजह से नहीं हो रहा है, डेथ किसी और इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है जिसको एड्स की वजह से ट्रीट नहीं किया जा सकता है। यानी कि एक नॉर्मल इंसान में अगर वो इन्फेक्शन हो तो वो ट्रीट हो जाए, लेकिन एड्स में वो इन्फेक्शन हो गया तो वो इन्फेक्शन ट्रीट नहीं हो पाएगा क्योंकि एड्स बॉडी के इम्यून सिस्टम को ही तोड़ दिया है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये इम्यून सिस्टम में ही डिफिशियंसी क्रिएट कर दे रहा है। या फिर एड्स का जो फुल फॉर्म देख लें, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, यानी कि वहां पर बॉडी के अंदर इम्यूनो डिफिशियंसी एक्वायर हो गया। दैट इज व्हाई बॉडी कैन नॉट फाइट विद नॉर्मल इन्फेक्शन। So we have now completed AIDS part. After this AIDS part, we have to study the cancer. So now we have to understand what is cancer and what are its causes and how it is detected and how it is treated. ये सारे हमें कैंसर के बारे में पढ़ना है। So cancer is just like any other body cell, लेकिन यहाँ पर बॉडी सेल अपना डिवाइडिंग कैपेसिटी जो होता है दैट इज बियॉन्ड द नॉर्मल सेल। यानी कि यहाँ पर जो डिवीजन होगा उस कैंसर के सेल में वो बॉडी के नॉर्मल सेल की तरह रेगुलेटेड नहीं होगा, अनकंट्रोल्ड होगा। तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है कि अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है कि सेल्स अनकंट्रोलेबली बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, यहां पर बहुत तेजी से डिवाइड कर रहा है। तो लेकिन यहां पर सेल का डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है। नॉर्मली बॉडी में क्या होता है कि जब भी सेल डिवाइड करता है तो वो किसी एक तरह के सेल में कन्वर्ट हो जाता है, लाइक ब्रेन सेल, मसल सेल, बोन सेल, स्टमक सेल, लिवर सेल, ईयर सेल, हेयर सेल, एनीथिंग।
लेकिन यहां पर डिफरेंशिएशन ही नहीं होगा, सेल बस बनता जाएगा लेकिन वो डिफरेंशिएट नहीं होगा किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल में। तो दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी। नाउ ये डिफरेंट कैसे हो गया हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल से? तो नॉर्मल बॉडी सेल्स हैव अंडर कंट्रोल, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है? तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब अगर एक सेल दूसरे सेल के कॉन्टैक्ट में है तो वो एक्स्ट्रा सेल डिवीजन नहीं करेगा। बट कैंसर सेल में ये प्रॉपर्टी नहीं होता है, वो एक्स्ट्रा डिवीजन करेगा, कई बार करेगा और इतना डिवाइड करेगा कि वो अदर जो उसके सराउंडिंग टिश्यूज है उनको इन्फेक्ट कर सकता है या फिर उनको डैमेज कर सकता है। So this is the main problem with cancer cell. Now when the normal cells were not dividing according to their normal speed, now this cancer cell, what is it doing? It is just dividing uncontrollably. So it will damage its surrounding tissues. Normal cell would stop division and therefore it would not damage its surrounding tissue, but this will damage the surrounding tissues which are surrounding the cancer part or the cancerous cell or the cancerous tissue. सो जो कैंसर सेल्स अनकंट्रोलेबली डिवाइड करते हैं तो इससे एक नियोप्लाज्म और अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल क्रिएट होता है। तो ये जो नियोप्लाज्म है दैट विल अल्टीमेटली बिकम अ ट्यूमर। तो कैंसर्स में ट्यूमर दो तरह के होते हैं, वन इज कॉल्ड बेनाइन एंड द अदर इज कॉल्ड मैलिग्नेंट। सो अब हमें जानने हैं टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन को नॉन मैलिग्नेंट भी कहा जाता है। तो ऐसे ट्यूमर्स जहां पर बनते हैं वहीं पर रह जाते हैं, दे डोंट मूव अबाउट इन द बॉडी और दे डू नॉट स्प्रेड टू अदर प्लेसेस। यानी कि ये जो ट्यूमर बने हैं जहां पर बने हैं वहीं पर रहेंगे, अपनी जगह से दूसरे जगह तक नहीं फैलेंगे। नाउ द अदर टाइप इज मैलिग्नेंट और कैंसरस ट्यूमर। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैंसरस ट्यूमर।
सो ये जो दूसरा टाइप का ट्यूमर है, पहला वाला जहां बना था वहीं था, वो टूट के बॉडी में अलग अलग जगह पर नहीं गया था। लेकिन ये ट्यूमर के साथ प्रॉपर्टी क्या है, दिस ट्यूमर विल ब्रेक ऑफ एंड आफ्टर रीचिंग द ब्लड स्ट्रीम इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द होल बॉडी बिकॉज ब्लड फ्लोज टू ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। सो जहां जहां इस टिश्यू का जो बना था नियोप्लाज्म, जहां जगह उसका फ्रैगमेंट जाएगा वहां वहां फिर से ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा। एंड दिस इज द मोस्ट feared property of cancer, and this is what is meant by metastasis, that is the shredding of neoplasm from one side and spreading to the whole body or different parts of the body through the blood and causing subsequent tumor formation at those places. That is what is known by metastasis, and this is the most dangerous property of cancer because this tumor would only damage the site where it is occurring, but this type of tumor will spread to the whole body and will cause tumor formation at different sites. Therefore, this tumor would be damaging the whole body or the different tissues or different organs of the body wherever this tumor will reach, or the fragments of this tumor will create further tumor formation. So this is why this type of tumor is very, very dangerous. Now we have to understand about the properties and treatment of cancer. How can we detect the cancer? So the first method for detection of cancer is biopsy. इस मेथड में क्या होता है कि सपोज डॉक्टर को डाउट हो कि हाँ इस ऑर्गन में या इस टिश्यू में कैंसर हो सकता है, तो उस टिश्यू का एक फ्रैगमेंट लिया जाएगा और उसको बहुत ही थिनली स्लाइस किया जाएगा एंड दैट इज ऑब्जर्व्ड, और देखा जाता है कि उसमें कैंसरस प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो यहां पर ऐसा नहीं कि बॉडी में रैंडमली किसी टिश्यू को ले लिया जाएगा, यहां पर डॉक्टर को जिस टिश्यू या जिस ऑर्गन पे सस्पेक्ट है, जिस ऑर्गन पे डाउट है, वहीं से फ्रैगमेंट को लिया जाता है। नाउ द अदर मेथड इज सीटी और कंप्यूटेड टोमोग्राफिक स्कैन। तो सीटी स्कैन, दैट इज इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड। So what happens here is that it uses strong rays like X-rays to visualize a 3D image. तो इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सरेज का यूज किया जाता है जिससे कि पता चल पाए उस टिश्यू में क्या, अगर उसका साइज बढ़ा है या घटा है या वैसी चीजें जो कि उस टिश्यू में एबनॉर्मल हो सकती है। नाउ द अदर मेथड इज कॉल्ड एमआरआई स्कैन। एमआरआई स्टैंड फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन।
सो दिस इज अ वेरी कॉमन मेथड जिससे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या किसी पार्ट में कैंसर है या नहीं है. MRI इज अ वेरी कॉस्टली ऑल्सो एंड इट इज अ वेरी एक्यूरेट मेथड ऑल्सो. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी अदर methods to detect or to visualize the tissue. Now there are a lots of symptoms of cancer. नाउ दिस इज अ वेरी कॉमन सिम्टम. नॉर्मली मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है बट यहाँ पर नॉन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगा विदाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल. अपार्ट फ्रॉम दैट माउथ नोज या बॉडी का कोई भी नेचुरल ओपनिंग में बिना इंजरी हुए भी हो सकता है ब्लीडिंग. दैट इज अ साइन ऑफ कैंसर. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर लॉट्स ऑफ अदर सिम्टम्स. So these are also very common symptoms of cancer. ब्रेस्ट में किसी एरिया में हार्डनेस हो सकता है या फिर वहां पे एक गठिया जैसा स्ट्रक्चर बन सकता है या फिर उस एरिया में समथिंग कॉल्ड अ ट्यूमर जैसा स्ट्रक्चर फील हो सकता है, अ हार्ड पार्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट, यानी कि इंसान को भूख नहीं लगेगा और बिना मतलब का विदाउट एनी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इंसान का वेट कम होने लगेगा. सो दीज आर टू वेरी कॉमन सिम्टम्स. ऑल्सो विदाउट एनी रीजन देयर वुड बी फीवर or the person could suffer from fever. Apart from that we have to also study about the treatment of cancer. वेरी कॉमन मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. पहले में क्या होगा कि अगर किसी पार्ट में कैंसर है तो वहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेडिएशन दिया जाएगा जिससे कि उस पार्ट का कैंसरस सेल मर जाए. उसके बाद दूसरा है सर्जरी. सर्जरी में क्या होगा कि जिस पार्ट में कैंसर है, जैसे सपोज ब्रेस्ट में सर्जरी कैंसर है तो ब्रेस्ट को ही रिमूव कर दिया जाएगा. अगर मान लो टेस्टिस में कैंसर है तो टेस्टिस को ही रिमूव कर दिया जाएगा. तो वहां पर अगर उस ऑर्गन को ही रिमूव कर दिया जाएगा तो कैंसर बॉडी में बाकी जगह नहीं जा पाएगा. उसके बाद क्या है, कीमोथेरेपी में ड्रग्स का यूज किया जाता है जो कि मेडिसिन विच वी नॉर्मली कॉल इट. सो वहां पर क्या होता है कि वो बॉडी के नॉर्मल सेल को कम नुकसान करता है और बॉडी के जो
कैंसरस सेल है उनको ज्यादा नुकसान करता है। तो इसी वजह से इनका बहुत साइड इफेक्ट ये होता है, जैसे कि हेयर लॉस, अनीमिया। अनीमिया में या तो ब्लड कम हो जाता है, या आरबीसी कम हो जाता है, या हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, या आरबीसी का जो साइज है वो रिड्यूस हो जाता है। दोज ऑल सिम्टम्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड अनीमिया। सो दिस आर द नॉर्मल टाइप्स। नाउ ये जो कीमोथेरेपी होता है ये कैसे कंट्रोल करता है? तो दिस कंट्रोल्स बाय इनहिबिटिंग डीएनए मैकेनिज्म। तो यहां पर सेल डिवीजन में हमेशा डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। तो ये क्या करेगा? कीमोथेरेपी में सेल को डिवाइड ही नहीं करने देगा, क्योंकि वहां पर वो डीएनए को रेप्लिकेट ही नहीं करने दे रहा है। सो दिस इज हाउ दिस कैन कंट्रोल। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो हैव अ डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रीटिंग, दैट इज कॉल्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है ये हमारे बॉडी के एक स्पेसिफिक टाइप के WBCs के क्लोनिंग से बनाया जाता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मोनोक्लोनल, एक ही स्पीसीज स्पेसिफिक तरीके से, दैट इज व्हाई मोनोक्लोनल। अपार्ट फ्रॉम दैट ये करता क्या है? तो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम में ये एबिलिटी होता है कि इट कैन फाइट द कैंसरस सेल्स, लेकिन द प्रॉब्लम इज विथ रिकॉग्निशन। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ये एनेबल करता है जिससे कि वो कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय करे। सो दिस इज द बेस्ट मेथड, बिकॉज यहाँ पे साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू कीमोथेरेपी। सो दिस वाज अ क्विक समरी ऑफ द कैंसर पार्ट, and also there are lots of types of cancer like carcinoma, sarcoma and leukemia. तो जो कार्सिनोमा होता है that is cancer of the epithelial tissue. Now the other type of cancer is sarcoma. Sarcoma is cancer of the muscle as well as connective tissue. And the third type of cancer is leukemia. Leukemia is the blood cancer, or in this case the number of leukocytes increases many-fold in the blood because of the increased production by the bone marrow. So these are the three types of cancer which we are not discussing in this crash course class, but in general these three types of cancers are very important. That is the sarcoma, the other is carcinoma, and the third is leukemia. These are the normal three types of cancer. So hereby we have completed this section, that is cancer. Now we'll start drugs and alcohol abuse, and this is the last topic of this chapter. So drugs are chemicals which are used to enhance the body's performance or for treatment of certain diseases. But when these drugs or some other chemicals are used to impair or something that alters our psychological or physiological or physical states, that phenomenon is termed as drugs or alcohol abuse.
So alcohol and drugs both have medicinal properties, but when they are used for non-medicinal, non-clinical, for pleasure and other such purposes, then that is called drugs and alcohol abuse. So this is what is meant by drugs और alcohol abuse. So यहाँ पर important क्या है कि ये non clinical purpose यानी कि non medicinal purposes के लिए यूज किया जा रहा है, और उसके बाद इन अ फ्रीक्वेंसी और कॉन्सेंट्रेशन यानी कि जरूरत से ज्यादा ये यूज किया जा रहा है, और ये इम्पेयर मतलब हैम्पर करना, किसी भी चीज को दिक्कत करना. एंड किस किस स्टेट में, तो फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल. साइकोलॉजिकल मींस थॉट प्रोसेसेस और द normal mental abilities, and then the physiological, that is the various life processes that are occurring inside our body, and also the physical state, that is the visible changes that the drugs or the alcohol could bring about. So these are the things that are being impaired or impacted by this alcohol or drug. And when does it happen? When the frequency or the concentration is higher. So, and also it should be for non-clinical purposes. So this is what is meant by drugs and alcohol abuse. So first of all, we have to see about the things like alcohol and tobacco. So this alcohol is also used for medicinal purposes. Now when it is used for non-medicinal purposes, that is for pleasure and other things, we have to see that what are the side effects of it. So we have to study the side effects of these things. So these are the most common side effects of extra alcohol in the body. That is lack of muscular coordination. A person will not be able to coordinate his muscles properly. यानी कि बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहेगा, मसल्स अपने आप जो प्रॉपर मूवमेंट होता है वो नहीं कर पाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, अल्कोहल की वजह से बॉडी खाना से सारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है. अल्कोहल कैन ऑल्सो कॉज रिलीज ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरिन. And apart from that, long term alcohol usage can result in liver damage, that is liver cirrhosis. There is a phenomenon called liver cirrhosis. So we are not going into the details because it is a crash course class. Now the other thing is tobacco. So we'll study the side effects.
सो दीज आर द नॉर्मल साइड इफेक्ट्स ऑफ टोबैको। सो ब्लड के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, जिससे कि ब्लड बाकी ऑर्गन्स को प्रॉपर्ली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाता है। उसके बाद ब्रोंकाइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, एंड उसके बाद है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा इज रिडक्शन इन रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ लंग्स, यानी कि लंग्स का जो एल्वियोलर पोर्शन होता है वहां पे डैमेज होता है और ऑक्सीजन को लेने के लिए रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो जाता है। उसके बाद है लंग, ओरल एंड लंग कैंसर, दैट इज माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर एंड आल्सो लंग कैंसर। उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस इज अ डिजीज इन विच द बोन डेंसिटी डिक्रीजेस। हड्डी, हमारी जो हड्डियां होती हैं उनकी डेंसिटी को ये कम कर देगा, जिससे कि हड्डी बहुत जल्दी फ्रैक्चर करने लगेगा। सो मेल्स के केस में ऑस्टियोपोरोसिस का मेन रीजन स्मोकिंग ही होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी साइड इफेक्ट होते हैं इसके, जो कि बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स पे, फॉर एग्जांपल द प्रोस्टेट ग्लैंड या फिर अदर ऑर्गन्स पे असर डाल सकते हैं। एंड इन जनरल दिस स्मोकिंग, दैट इज विद द यूसेज ऑफ टोबैको, ये पूरा हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको बहुत ज्यादा डैमेज क्रिएट करता है, टुगेदर राइट फ्रॉम द माउथ to the lungs and also our the pharyngeal part, which is the common chamber for our respiratory and alimentary canal. So this is the normal side effect of alcohol and tobacco. Now we also have to study about something called opioids, cannabinoids and also about cocaine. So this is a quick summary of what we have to study under opioids. So these opioids interact with the neurotransmitters, interactors that is principally present in the brain as well as the gastrointestinal tract, that is our whole alimentary canal part, and also in the CNS. CNS stands for central nervous system, which means that it contains the brain and the spinal cord. तो वहां के रिसेप्टर्स के साथ ये इंटरैक्ट करता है और बॉडी को स्लो डाउन करता है, ठीक है. दैट मीन्स इट इज क्रिएटिंग अ लोअर स्टेट ऑफ द माइंड एंड द बॉडी. आफ्टर दैट ये कहां से ऑब्टेन होता है, तो लैटेक्स ऑफ ओपियम पॉपी प्लांट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेपेवर सोमनीफेरम. सो व्हाट हैपेंस कि ये जो लैटेक्स होता है, लैटेक्स इज द फ्लूइड दैट कम्स आउट ऑफ द स्टेम. सो उस स्टेम से इस चीज को ऑब्टेन किया जाता है. नॉर्मली इसको दो फॉर्म में यूज करते हैं, हेरोइन एंड स्मैक. हेरोइन इज अ कॉस्टली फॉर्म एंड स्मैक इज अ वेरी चीप फॉर्म. स्मैक को कॉमनली ब्राउन शुगर भी कहा जाता है और पुअर मैन्स हेरोइन कहा जाता है. दिस हेरोइन इज वन ऑफ द मोस्ट deadly chemicals in these parts and it is highly addictive, and smack is a bit lesser addictive as compared to heroin. After this we have to study about the cannabinoids and the cocaine part.
Now the fourth part of the drugs and alcohol abuse is the cannabinoids. So these are obtained from Cannabis sativa. It is also commonly called as hemp plant. So here what happens is that the chemicals interact with the receptors present principally in the brain. So this effect on the cardiovascular system of the body, that is, it could increase the blood sugar level, it could also be act as a vasoconstrictor. So euphoria is something that is similar to a feeling of well-being. So it also has other effects, and it is normally taken in the form of oral ingestion and also through other methods. So it is used in various forms. For example, charas, ganja, bhang, and marijuana. So in NCERT there is something called charas, ganja, hashish and marijuana. So charas and marijuana, charas and the hashish part is more or less the similar part. It is only the difference in the names in the various places. So hashish and charas are mostly the same thing. Now comes the fifth category, that is called cocaine. तो जो कोकेन होता है ये एरिथ्रोजाइलम
कोका प्लांट से मिलता है एंड इसका बहुत ही स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। तो ये हमारे बॉडी के अंदर वेजो कंस्ट्रिक्टर करता है। वेजो कंस्ट्रिक्टर यानी कि हमारे ब्लड वेसल्स को ये कंस्ट्रिक्ट करेगा, पतला करेगा, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट बीट भी बढ़ेगा एंड उसके बाद ये हमारे बॉडी में एनर्जी लेवल्स को बढ़ा देता है। तो जो बहुत ज्यादा प्लेयर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो इसको लेते हैं अपना परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, बट दैट इज इलीगल। ये हमारे बॉडी में हंगर को रिड्यूस करेगा, हमारे में एनर्जी को बूस्ट करेगा और नींद अगर आ रहा है तो उसको ये डिले कर देगा या फिर पोस्टपोन कर देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इससे मिलता जुलता एक और केमिकल है दैट इज कॉल्ड एम्फेटामीन्स। So these also have the similar effect. सो एम्फेटामीन्स जो होते हैं हमारे नींद को भगाते हैं, इनको एंटी स्लीप पिल्स कहा जाता है एंड इसी के अगेंस्ट में दो और केमिकल्स हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है दैट इज द बार्बिट्यूरेट्स एंड आल्सो द अदर पार्ट्स। सो we are going to study both in the same category, that is barbiturates. सो ये जो एम्फेटामीन्स होते हैं और बार्बिट्यूरेट्स एंड बेंजोडायजापीन्स होते हैं, दीज आर जस्ट एंटी ऑफ ईच अदर, दीज टू वर्क अगेंस्ट ईच अदर। ये क्या करेगा, एनर्जी को बढ़ाएगा, ये नींद लाएगा, ये नींद को पोस्टपोन करेगा। दिस विल इंड्यूस स्लीप एंड इट विल रिड्यूस द एंजाइटी, इट विल इंक्रीज द अलर्टनेस एंड एंजाइटी। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी स्लीप पिल्स, एंड इसे क्या बोलते हैं, स्लीपिंग पिल्स। दैट इज these both are working against each other. So these were the normal categories of the chemicals that we have to study under the drugs and alcohol abuse section. And also there is something called morphine, which is a powerful sedative and painkiller. But morphine is also very much abused in the drug industry and that is very much misused too. So therefore that is very restricted in usage. And also these were the normal common things that we have to study. Apart from that, whatever is remaining in this chapter, that is very irrelevant for NEET exam, because that is more of a behavioral content in this chapter that is given just after this. That is about the withdrawal symptoms and also how to consult to your elders and how to stay away from drugs and alcohol abuse. So these are the normal self-studying topics which are not relevant to NEET exam. So these were the topics and these were the small points which are very relevant to your NEET exam. And this is the quite a small summary of this topic, but I have not gone into that detail because it's not a regular batch, and therefore I have completed this chapter with this part, and whatever is remaining, that is not very much relevant to NEET.